सुपर पावर बनने का नशा क्या अन्य देशों पर पड़ेगा भारी? चीन की ये तानाशाही नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझ रखने वाले प्रबुद्ध वर्ग को ये रिक्तता खलने लगी है। तेजी से सामरिक और आर्थिक मंच पर उभरते चीन को देख समीक्षकों ने आनंद फानन में नए सुपर पावर के उदय होने की घोषणा कर दी है। चीन ने भी सुपर पावर बनने के मंसूबे बांध लिए हैं। सुपर पावर बनने के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु बनने के पहले ही नशा चढ़ जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सुपर पावर बनने की दौड़ मैराथन हर्डल दौड़ की तरह लंबी है, जिसमें कई बाधाओं को पार करने के बाद कोई देश मंजिल तक पहुंच सकता है। जानकारों के अनुसार चीन को अभी भी 50 वर्ष और चाहिए सुपर पावर की मान्यता मिलने में। हमारा ये निष्कर्ष निम्न तथ्यों पर आधारित है। महाशक्ति के आकलन में सर्वप्रथम उसकी सामरिक शक्ति देखी जाती है। अमेरिका के पास 7,700 और रूस के पास 8,500 परमाणु आयुधों का जखीरा है। वहीं चीन के पास मात्र 240 अस्त्र हैं। चीन की परमाणु आयुध बनाने की गति बहुत गुप्त है, किंतु विशेषज्ञों के अनुसार वह वर्ष भर में 100 अस्त्रों को बनाने के लिए लगने वाले परमाणु ईंधन का ही संवर्धन कर सकता है। यदि ये गति मान भी ली जाए तो 50 वर्ष और चाहिए उसे रूस और अमेरिका तक पहुंचने के लिए। महाशक्ति का दूसरा मानदंड है अंतरिक्ष तकनीक का विकास। पृथ्वी के नभमंडल पर किस देश का कितना वर्चस्व है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां कभी शत्रु रहे अमेरिका और रूस भी साथ आए हैं। दुनिया के 15 विकसित राष्ट्रों ने एक साझा समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और आपसी सहयोग से आज भी कई तरह के प्रयोगों का सिलसिला जारी है। वहीं चीन दुनिया से अलग थलग अपने अभियान स्वयं चला रहा है और दशकों पहले की स्काई लैब तकनीक पर आधारित एक स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। इस तरह अमेरिका और रूस चीन में 40 वर्ष आगे हैं। तीसरा मानदंड है आर्थिक समृद्धि। चीन की सरकार अमीर है और जनता गरीब। धन केवल अभी जातीय वर्ग तक सीमित है। चीन की गरीबी की रेखा अमेरिका की गरीबी रेखा के मापदंड से 15 गुना नीचे है। उसके बाद भी यहाँ 10 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। अमीर गरीब शहर गांव की आय के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। इस खाई को पाटने के लिए अभी वर्षों का प्रयास चाहिए। कोई देश आर्थिक रूप से समृद्ध तब माना जाता है जबकि समृद्धि समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचे। चौथा महत्वपूर्ण मानदंड है सहयोगी देश। महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट्र भी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की शक्ति है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और मध्य पूर्व के कई देशों की सम्मिलित शक्तियों का भी अमेरिका को साथ है। वहीं चीन के साथ ईरान, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया जैसे देश हैं जो खुद दुर्दिन भोग रहे हैं और सहयोगी देश से ज्यादा याचक हैं। महाभारत की लड़ाई हो या विश्व युद्ध, सहयोगियों के बगैर युद्ध नहीं जीते जाते। अकेले अमेरिका तो अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे फक्कड़ देशों को भी जीत नहीं सकता। उधर चीन ने अपने सारे पड़ोसी देशों से संबंध बिगाड़ रखे हैं और लगभग सबके साथ सीमा विवाद है। इन परिस्थितियों में कौन सा देश उसे सुपर पावर की मान्यता देगा? वैसे तो चीन के संविधान में धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था इतनी सहिष्णु नहीं है। अपने आप को बौद्ध कहलाने वाले लोग तादाद में सबसे ज्यादा हैं, किंतु वे धर्म के नियमित अनुयायी नहीं हैं। धर्मावलंबियों पर कड़ी निगाहें रखी जाती हैं। राजनेता धर्म से राजनीति को खतरा समझते हैं। राजनीति का धर्म से प्रतिद्वंदता करना उतना ही खतरनाक है जितना धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप। धर्म की सार्थकता राजनीति को दूषित होने से बचाने में है, किंतु चीन ने इस विकल्प को नकार दिया है। अतः सत्तारूढ़ी दल पर धर्म प्रेरित या स्वतः प्रेरित कोई नैतिकता नहीं दिखती। चीन जैसे राष्ट्रों की फितरत स्वभावता उन्हें सरलतम मार्ग की ओर ले जाती है। ना तो चिंतन की श्रेष्ठता के मार्ग पर और ना अनुभव के ठोस मार्ग पर चलकर ये महानता हासिल करना चाहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम लगा दे और यथार्थ के धरातल पर अपनी बुनियाद खड़ी करे। और ध्यान ये भी रहे कि भारत भी बहुत पीछे नहीं है। नेशन वन से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें
www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।